हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस चैप्टर 8 का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर को पूरा हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। बेसिकली वीडियो दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग पार्ट 1 देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से जितने भी सजीव हैं वे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि खुद के जैसे नए संतति को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो जिससे पेड़ पौधे हो गए, आदमी हो गया, मनुष्य हो गया, कैसे खुद का नंबर को इंक्रीज करते हैं, कैसे अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करते हैं, यही चीज यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को कंटेंट बता दूं कि क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को मैं पार्ट 1 में कवर करने वाला हूँ। जैसे प्रजनन, दूसरा है क्या जीव स्वयं की कार्बन कॉपियां बनाते हैं, यानी कि जनन के माध्यम से जो नए संतति का जन्म होता है क्या सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसे होता है, स्वयं की प्रतिकृति होती है या फिर अलग होता है, हम लोग देखेंगे। फिर देखिए विभिन्नता का महत्व क्या है, फिर प्रजनन के प्रकार। बेसिकली 1 2 3 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, मनुष्य में प्रजनन, उसके बाद प्रजनन स्वास्थ्य, ये सब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। कुछ टर्म यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी मेंशन करूंगा क्योंकि आप लोगों का 11-12 पूरा का पूरा इंग्लिश होने वाला है। ठीक है, हिंदी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा 10th के बाद, तो इसलिए इंग्लिश वर्ड से आप हैबिचुएट अभी सही हो जाइए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं भी हिंदी मीडियम से था, जब मैं इंग्लिश मीडियम में 11-12, वैसे जैक बोर्ड ही था 11-12, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाई होता है तो टर्म को समझने में काफ़ी समय लग जाता है। तो अभी से ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए इंग्लिश में, तो बेहतर रहेगा 11-12 में। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रजनन। ठीक है, प्रजनन जिसको इंग्लिश में हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है खुद के जैसे नए जीवों को जन्म देना। रिप्रोडक्शन दोबारा प्रोडक्शन करना, ठीक है, सिंपल सी बात है, या दोबारा अपने जैसे नए संतति को, नए जीव को जन्म देना। देखिए इसको हम लोग डिफाइन किस तरीके से करेंगे, प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव उसी प्रजाति के नए जीव को जन्म देता है। उसी प्रजाति का, जैसे कुत्ता है तो कुत्ता ही जन्म देगा, आदमी नहीं जन्म देगा। ठीक है, आदमी है तो आदमी ही आदमी को जन्म देगा। और कोई पेड़ है तो अगर आम का पेड़ है, आम का पेड़ में आम का बीज होता है उससे आम का ही पेड़ निकलेगा। अपने प्रजाति के ही नए जीव को जन्म देता है। किसी प्रजाति के अस्तित्व में जनसंख्या में वृद्धि के लिए प्रजनन आवश्यक है। यदि जीव प्रजनन नहीं करेंगे तो उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी और प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अभी हमारा देश पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से है। क्यों इतने सारे लोग आ गए, कहां से आ गए? प्रजनन से, रिप्रोडक्शन से। इतना सारा वैरायटी का पेड़ पौधा देखते हैं, कैसे आ गया? सब का प्रजनन हुआ है। एक पेड़ बन गया, उसका बीज बहुत सारा बन गया, बीज जमीन पे आया, फिर जर्मिनेट हुआ, वहां से नया पौधा बन गया। इतना सारा मनुष्य आप जो देख रहे हैं वो कैसे हुआ? सब प्रजनन से। तो प्रजनन से जनसंख्या बढ़ता है, दूसरा अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करता है। जैसे इंसान मान लीजिए आज के बाद कोई इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब इंसान का प्रजनन खत्म हो जाएगा, तो अगले 1 से 150 साल के बाद पूरा दुनिया से आदमी खत्म। ठीक है, 150 साल तो ज्यादा ही हो गया, 100 साल में पूरा आदमी खत्म हो जाएगा पृथ्वी से, अगर 100 साल तक कोई भी कहीं पर भी मनुष्य प्रजनन नहीं किया तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा, क्या जीव स्वयं की कार्बन कॉपियां बनाते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, आम का पेड़ है, एग्जांपल लूं मैं, आम का पेड़ से आम का पेड़ ही बनेगा जब वो प्रजनन करेगा। तो क्या सेम टू सेम आम का पेड़ रहता है। जैसे आम मीठा है तो उसका जो गुठली से नया पेड़ बना है उस फल में भी स्वीटनेस रहेगा, मिठास रहेगा, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो देखिए नाभिक में, गुणसूत्रों में डीएनए, मैंने आप लोगों को सेल चैप्टर में बताया था। ठीक है, कि नाभिक यानी कि केंद्रक को ही नाभिक बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र होता है।
गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम में क्या होता है, डीएनए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा आपका, ये जो है यहाँ पर, ये आपका सेल है, कोशिका। कोशिका के अंदर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है। फिर नाभिक में क्या रहता है, क्रोमोजोम रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम में क्या रहता है, डीएनए रहता है, बहुत सारा डीएनए रहता है, और डीएनए के अंदर जीन रहता है। जीन एक छोटा सा पार्ट है डीएनए का, ठीक है। और यही जीन जो सबसे छोटा है, पूरा हमारा शरीर कैसे रहेगा, हम लोग कैसे दिखेंगे, गोरा रहेंगे या सांवला रहेंगे, या बाल घुंघरेला रहेगा, सिल्की रहेगा, या कैसे हम लोग दिखेंगे, नाक लंबा, या हमारा पूरा का पूरा ये डिफाइन करता है जीन, ठीक है। तो देखिए, नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में गुणसूत्र रहता है, क्रोमोसोम में डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कई बार पूछा गया है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आरएनए का यहाँ पर नहीं है, बट आप आरएनए का भी याद कर लीजिएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी जब से सब्जेक्टिव, तो पहले से होता था, जब से ऑब्जेक्टिव होने लगा है, इस तरीके से जो छोटा छोटा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, डीएनए अणु माता पिता से संतान तक लक्षणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं खुद का लूं, मेरा जो डीएनए है उसी से मेरा बाल बच्चा आएगा भविष्य में, ठीक है। तो मेरा जो बाल बच्चा आएगा उसका डीएनए कहां से आया, मेरा से आया। मेरा डीएनए जैसे है हल्का सा बिल्कुल स्लाइटली चेंज रहेगा मेरे बाल बच्चे का डीएनए, तो काफ़ी हद तक वो हमसे मैच करेगा। जैसे मैं अपने पापा के जैसे दिखता हूँ, तो उनका डीएनए मेरा में है, इसीलिए मेरी माँ का भी है, तो मेरे माँ का भी कैरेक्टर मुझ में है। आगे देखिए, प्रजनन के दौरान प्रजनन कोशिका डीएनए की 2 प्रतियां बनाती है, जो 2 कोशिकाओं में अलग हो जाती है। डीएनए प्रतियां समान होंगी लेकिन एक दूसरे के समान नहीं होगी। इसका मतलब समझिए, देखिए यहां पर एक कोशिका हम लोग बनाते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। तो यहां पर क्या है, हमारा डीएनए है, डीएनए। अब जब कोशिका विभाजन होगा, यानी कि एक कोशिका से जब 2 कोशिका बनता है तो इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका के अंदर जो डीएनए है ये सभी विभाजित तो होगा। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है, जितना भी राइबोसोम है, सब डबल डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हम लोगों को सेल बनाना है, 2 कोशिका बनाना है। तो यहाँ पर बेसिकली बात हुआ है डीएनए का। तो यहाँ पर जितना भी डीएनए है, यहाँ जितना भी डीएनए है, इसका पहले डबल हो जाएगा, उसके बाद आधा डीएनए इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। डबल हो गया है। यहाँ पर मानकर चलिए एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर मैं जस्ट ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूँ। 5 kg डीएनए है, ठीक है, 5 kg डीएनए है, 5 kg डीएनए है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहीं पर ये 10 kg का हो जाएगा, उसके बाद 5 kg यहाँ चला जाएगा और फिर 5 kg यहाँ चला जाएगा, ठीक है। वैसे केबी में बोलना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप केजी मानकर चलिए, ठीक है। तो यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया। एक ही कोशिका से या एक ही डीएनए से 2 डीएनए बना है, लेकिन दोनों डीएनए अलग अलग रहेगा, दोनों डीएनए अलग अलग रहेगा। ये डीएनए अलग रहेगा, ये डीएनए अलग रहेगा। जिससे यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर देखिए 2 कोशिका में देखिए कोशिकाएं डीएनए की 2 प्रतियां बनाती है, 2 कॉपी बनाता है, जो 2 कोशिकाओं में अलग हो जाती है। बाद में डीएनए अलग अलग कोशिका में चला जाएगा। डीएनए प्रतियां समान होगी लेकिन एक दूसरे के समान नहीं होगी, डीएनए डीएनए ही रह जाएगा, ठीक है। काफी हद तक सेम रहेगा लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, बहुत कुछ होता है, हल्का सा हेर बदल हो जाता है। फिर आगे देखिए, इसलिए नए व्यक्तियों में अपने माता पिता से थोड़ा भिन्नता होती है। यह नई प्रजातियों की विविधता और विकास का आधार है। जैसे कि इवोल्यूशन जो थ्योरी है उसमें कहा गया था कि पहले हम लोग अलग थे, पहले हमारा पूंछ हुआ करता था, हम लोग बंदर के जैसे थे या चिंपांजी के जैसे थे। उसके बाद धीरे धीरे पूंछ हट गया, हम लोग 4 पैर से चलते थे पहले, फिर धीरे धीरे हम लोग खड़े हो गए,
उसके बाद जो शरीर में पूरा बाल था वो धीरे धीरे जाने लगा, फिर पूरा चल गया, फिर हम लोग अच्छी तरीके से बोलने लगे, मतलब इवोल्यूशन हुआ है। ये कैसे हुआ? डीएनए चेंज हो रहा है समय के साथ। देखिए यहाँ पर जो है डीएनए, जब 2 डीएनए बना तो बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर हल्का सा अलग हो गया है, ठीक है। ये 3 डीएनए एक्चुअल में यहाँ पर बना है, एक पहले से था, 2 यहाँ पर इसका बच्चा बन गया है, लेकिन तीनों डीएनए में बिल्कुल स्लाइटली एकदम हल्का हल्का अंतर रहेगा। और वही हल्का अंतर हल्का 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 करके जब हम लोग करोड़ों साल बाद देखेंगे तो हल्का सा चेंज जो है वो बड़ा सा चेंज में बदल जाएगा। जैसे एक एक पैसा आप जमा करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए 10 साल तक, थोड़ा बहुत अमाउंट तो मिल जाएगा आपको, थोड़ा मोटा अमाउंट मिल जाएगा। तो वही केस यहाँ पर भी है, ठीक है। जैसे कि ये दोनों को देखिए, एकदम फेमस, मैंने लाइव एग्जांपल लिया है। ये हमारे एक्टर हैं सैफ अली खान और उनका ये बेटा है। देखिए इन दोनों का डीएनए बिल्कुल सेम है, काफ़ी हद तक मैच होता है दोनों का। अगर हम लोग सैफ का जो इधर जो जवानी समय का देखेंगे तो बिल्कुल अपना बच्चा जैसे दिखता है, इसके जैसे दिखता है, ठीक है। दोनों डुप्लीकेट नहीं है या दोनों अलग अलग खानदान से नहीं है, दोनों बाप बेटा ही है। देखिए कितना डिट्टो दिखता है। तो इसका कारण जीन बोले या डीएनए बोले, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो इनका डीएनए इनका में एकदम सेम टू सेम आ गया है। हल्का सा तो चेंज आया ही होगा, लेकिन वो सब चेंज थोड़ा सा हल्का सा अलग है, लेकिन काफ़ी हद तक सेम है। तो ये होता है डीएनए की जो प्रतिकृतियां हैं या कार्बन कॉपियां हैं, ये कार्बन कॉपी बनाता है लेकिन स्लाइटली अलग बनाता है, हल्का सा अलग कर देता है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है विभिन्नता का महत्व। अब देखिए पूरे सजीव जगत में जितने भी सजीव है, कोई बंदर है, कोई लोमड़ी है, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई टाइगर है, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई आदमी है, कोई गाय है, कोई बैल है, कोई भैंस है, कोई बतख है, बहुत सारा विविधता है। क्यों इतनी विविधता है? नहीं होना चाहिए था क्या? या विविधता सही है या विविधता नहीं होना चाहिए था? जितना भी जीव जंतु है सबका सब आदमी ही रह जाता तो क्या होता? रहने के लिए जगह नहीं मिलता पृथ्वी में। मानकर चलिए चींटी, कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चींटियों का संख्या है। इंडिविजुअल हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म को ले तो चींटी का संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना चींटी है उतना ही आदमी आ जाए ना तो पृथ्वी में जगह नहीं बचेगा पैर रखने के लिए। तो विविधता भी बहुत जरूरी है। खैर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए विभिन्नता। मौजूदा वातावरण में सजीव के रहने के लिए विभिन्न जीवों के शरीर के डिजाइन को बनाए रखने के लिए प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनाना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं एक पेड़ का, एक पेड़ पीपल का पेड़ सिंपली रह जाता है, झारखंड में मिल जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें मरुस्थल का तो उसमें पीपल पेड़ लगाएंगे तो लगेगा? वहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी की संख्या कम होता है। वहाँ पर कैक्टस लगेगा, वो ऐसा प्लांट जो कम पानी में सरवाइव कर सके, उसको हम लोग डेजर्ट में लगाएंगे। तो विविधता बहुत जरूरी है। लेकिन तापमान, जलवायु, जल स्तर आदि में बदलाव के कारण पर्यावरण लगातार बदल रहा है। यदि जीव पर्यावरण में बदलाव के साथ खुद को समायोजित नहीं कर पाते हैं तो उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। यदि किसी प्रजाति के कुछ व्यक्तियों में विभिन्नताएं हैं तो वे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से बचाव में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व और नई प्रजातियों के विकास के लिए प्रजातियों में विभिन्नता आवश्यक है। यानी कि जितना भी पर्यावरण परिवर्तन होता है, पर्यावरण एक जैसे तो रहता नहीं है, मौसम एक जैसे रहता नहीं है, तो जो विभिन्नता रहता है यही एक फैक्टर है, यही एक कारक है जो जितने भी यहाँ पर प्रजातियां हैं उसकी अस्तित्व को बचाए रखता है। मानकर चलिए बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारा जीव जंतु है। कुछ जीव जंतु ठंडा के लिए अच्छा है, कुछ जीव जंतु को गर्मी पसंद है, ठीक है। कुछ को ठंडा पसंद है, कुछ को गर्मी पसंद है। तो ठंडा वाला ठंडा की तरफ चल जाएगा क्योंकि उसको ठंडा पसंद है, गर्मी वाला को गर्मी तरफ चला जाएगा। वो फिर अपना लाइफ अच्छी तरीके से वो मतलब स्पेंड कर सकता है। वही चीज़ अगर इस तरीके से नहीं हो पाता, विभिन्नता नहीं होता, तो जब गर्मी आता तो गर्मी वाले तो खुश हो जाते, लेकिन जिसको गर्मी से एलर्जी है, पसंद नहीं है, वो तो मर जाते। तो विभिन्नता बहुत ही जरूरी है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए, प्रजनन के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे प्रजनन के प्रकार कितने कितने टाइप हैं, कितने कितने तरीके से एक जीव दूसरे जीव को जन्म देते हैं। वेरी सिंपल, बेसिकली दो टाइप का प्रजनन है। देखिए, जीवित जीवों में प्रजनन के दो प्रमुख प्रकार हैं या दो मुख्य प्रकार हैं। वे लैंगिक, यहां पर देखिए, वे लैंगिक और अलैंगिक हो सकते हैं, अलैंगिक और लैंगिक हैं। ठीक है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे अलैंगिक प्रजनन। देखिए, वह प्रजनन जिसमें एक ही जीव से नए जीव उत्पन्न होते हैं। जब एक ही जीव सक्षम होता है नए जीव को जन्म देने के लिए, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब दूसरा देखिए, लैंगिक प्रजनन। वह प्रजनन है जिसमें दो व्यक्ति एक नए जीव को उत्पन्न करने के लिए शामिल होते हैं। इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लैंगिक होना चाहिए। ठीक है, उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब आगे देखिए, लैंगिक जनन भी बहुत प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे पहला हो गया विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण, जिसको आपका चैप्टर में आपका बुक में दिया गया है, बीजाणु समसंग इत्यादि बहुत तरीके का है। तो एक एक करके यहाँ पर हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं अमीबा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अमीबा, एक अमीबा है, फिर यहाँ पर विभाजित हो रहा है, दो अमीबा हो गया, दो डॉटर अमीबा हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ता है, पत्ते से नया पौधा बन रहा है, आई थिंक यस। फिर देखिए नेक्स्ट इधर हाइड्रा है, हाइड्रा है, और हाइड्रा का यहाँ पर मुकुलन हो रहा है, बडिंग हो रहा है। फिर इधर देखिए डीएनए है, डीएनए अपना रेप्लिकेशन कर रहा है, रेप्लिकेशन यानी कि अपना सेम टू सेम कॉपी बनाना। फिर देखिए यहाँ पर आलू है, आप देख सकते हैं आलू का यहाँ पर, इसको आँख बोलते हैं, आँख से नया नया पौधा का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो एक एक करके हम लोग चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। हम लोग पहला देखते हैं विभाजन, जिसको विखंडन कहते हैं, इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। देखिए, विखंडन एक लैंगिक प्रजनन है जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव विभाजित होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और दो या दो से अधिक नए व्यक्तियों यानी कि नया जीव का निर्माण करता है। विखंडन दो प्रकार का होता है, पहला है द्विखंडन, फिर बहुखंडन। इसको हम लोग द्विविभाजन और बहुविभाजन भी कह सकते हैं। द्विखंडन को इंग्लिश में हम लोग बाइनरी फिजन कहेंगे, और बहुखंडन को हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल फिजन कहेंगे। देखिए, द्विखंडन पहले समझ लेते हैं। द्वि यानी कि दो, खंडन यानी कि टुकड़ा। जब दो टुकड़ा में एक जीव टूटकर नए जीव को जन्म देता है, द्विखंडन कहेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए, इसको स्पेशल जो टर्म है वो क्या है, बाइनरी फिजन इंग्लिश में, और हिंदी में द्विखंडन। याद रखिएगा, इंग्लिश टर्म भी आप याद करते चलिएगा। इस विधि में एक जीव विभाजित होकर दो व्यक्तियों का निर्माण करता है। सबसे पहले केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनता है, फिर साइटोप्लाज्म विभाजित होता है और दो संतति कोशिकाएं बनता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो एक अमीबा है, यहाँ पर अमीबा, सबसे पहले उसका केंद्रक, यहाँ पर जो केंद्रक आप देख रहे हैं ये विभाजित तो होगा सबसे पहले। देखिए यहाँ पर लगभग विभाजित हो चुका है। जब केंद्रक विभाजित हो जाएगा उसके बाद साइटोप्लाज्म, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है ये विभाजित तो होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही कोशिका चैप्टर में बता दिया है साइटोप्लाज्म क्या है, केंद्रक क्या है। ये आपका पूरा का पूरा अगर एक कोशिका है, बीच में ये आपका केंद्रक हो गया, और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का बीच का भाग, उसे मैं अलग कलर कर दूं, ये वाला भाग जो पीला कलर से है पूरा कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य को ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म विभाजित होगा, फिर देखिए दो अमीबा बन गया। इसको कौन सा विधि कहेंगे, द्विखंडन। आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है कि अमीबा किस विधि द्वारा प्रजनन करता है, तो द्विखंडन वाला को सही करना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, द्विखंडन देख लिए। अब बहुखंडन देखिए, मल्टीपल फिजन में आप लोगों को कभी ना कभी सुने होंगे आप लोग मलेरिया किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। लेकिन मच्छर के डंक में क्या रहता है, प्लाज्मोडियम रहता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया काउजिंग परजीवी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बहुखंडन, इस विधि में एक जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है,
फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी है, देखिए यहाँ पर ये आपका प्लाज्मोडियम है ये वाला, और इस प्लाज्मोडियम में बहुत सारा डोटल न्यूक्लियाई बनेगा, यानी कि न्यूक्लियस छोटा बनेगा, और यही न्यूक्लियाई बाद में न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा सा प्लाज्मोडियम दिख रहा है। अभी मैं आप लोगों को प्लाज्मोडियम में माँ का प्यार दिखाने वाला हूँ। देखिए ये एक प्लाज्मोडियम है और उसके अंदर बहुत सारा इसका छोटा छोटा बेबी है। ये सब एक्चुअल में न्यूक्लियाई था, न्यूक्लियाई से न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस के बाद ये पूरा साइटोप्लाज्म बन जाएगा। फिर एक यहाँ पर प्लाज्मोडियम था, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी अब ये फट जाएगा, यहाँ से इधर फट जाएगी और अंदर से ढेर सारा प्लाज्मोडियम निकलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल एग्जाम्पल अगर मैं फिगर का लूँ तो 17 प्लाज्मोडियम निकल रहा है। 17 से ज़्यादा होता है, 100 के से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक फट गया, यहाँ से टूट गया, ब्लास्ट हो गया, फिर अंदर से बहुत सारा प्लाज्मोडियम निकलेगा और एक प्लाज्मोडियम यहाँ पर आएगा, ये बड़ा होगा, फिर यहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियाई बनेगा, न्यूक्लियाई बनने के बाद बहुत सारा यहाँ पर सेल बन जाएगा, उसके बाद फिर ये फट जाएगा, फिर बहुत सारा यहाँ से बाहर निकलने शुरू करेगा। मतलब एक से देखिए तुरंत हजारों बन जाएगा थोड़ी देर में। तो इसको कौन सा प्रजनन कहते हैं? बहुखंडन। खंड हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारा टुकड़ा में, देखिए यहाँ पर ये बहुत सारा लगभग 16-17 टुकड़ा में हो गया है। तो इसी तरीके से बहु मतलब बहुत सारा, सिंपल सी बात है, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। फिर चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला जो हमारा है वो खंडन है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। आप लोग गुलाब का पौधा लगाए होंगे कभी ना कभी। एक गुलाब का पेड़ को काट लीजिए, फिर जितना चाहे उसको टुकड़ा कर लीजिए, इतना भी टुकड़ा कीजिएगा एक बित्ता का और लगा दीजिएगा तो जी जाएगा वो, फिर नया पौधा बन जाएगा। तो सेम यहाँ पर है, देखिए खंडन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि टुकड़ा करना। इस विधि में एक साधारण बहुकोशिकीय जीव का शरीर परिपक्व होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े से नया जीव विकसित होता है, जैसे स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है। तो यहाँ देखिए ये एक एल्गी है, अगर इसको प्रजनन करना रहेगा इस एल्गी को, शैवाल को, तो यहाँ पर 2-3 टुकड़ा में टूट जाएगा। टूटने के बाद पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, 3 फ्रेगमेंटेशन यानी कि 3 टुकड़ा मिल गया, खंड 3 खंड में हो गया, खंडन 3 खंड हो गया। उसके बाद तीनों खंड ग्रो करेगा यानी कि विकसित होगा, और एक मतलब एक नहीं 3 पूरा स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं खंडन। और यहाँ पर देखिए एक प्लांट है, दिख रहा है, एग्जाम्पल कौन सा प्लांट है, चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं गुलाब का। ठीक है, गुलाब का। और यहाँ पर इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग काट दिए, यहाँ पर देखिए कटिंग कर दिए, कटिंग करने के बाद यहाँ पर लगा दिए। यहाँ लगाएंगे 1 महीने बाद ये पूरा इतना बड़ा सा एक पूरा प्लांट बन जाएगा। और यहाँ तो एक ही टुकड़ा का एग्जाम्पल है, आप इसे चाहे तो 3-4 टुकड़ा भी कर सकते हैं, सभी से नया नया गुलाब का पौधा बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडन यानी कि टुकड़ा होना। इससे पहले हम लोग देखे थे विखंडन। विखंडन 2 टाइप का था, बहुखंडन और द्विखंडन। विखंडन सिंपल है, इसमें जितना टुकड़ा करेंगे हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अब पुनर्जनन का मतलब होता है दोबारा जनन करना। ठीक है, दोबारा जनन करना। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, उसको हम लोग काट दिए, जैसे थेथर का, आप लोग झारखंड वाले सुने होंगे कहीं ना कहीं, थेथर काट दिए फेंक दिए, दोबारा निकल गया वो वहाँ से। ठीक है, पुनर्जनन, दोबारा, रीजेनरेशन, जेनरेट करना लेकिन रीजेनरेट, दोबारा जन्म लेना। जिससे यहाँ पर देखिए इस विधि में शरीर का कोई अंग यदि काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो वह विकसित होकर एक नया प्राणी बन सकता है, जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टार फिश। ये एग्जाम्पल है स्टार फिश का। ठीक है, समुद्र में पाया जाता है, कोई कोई जहरीला भी होता है, कोई कोई जहरीला नहीं भी होता है। देखिए एक स्टार फिश है, ये मछली है लेकिन इसका शेप स्टार के जैसे है, तारा के जैसे, इसलिए इसको स्टार फिश कहते हैं। इसको हम लोग काट देंगे, यहाँ से काट दिए, फिर 2 टुकड़ा हो गया। इधर का देखिए धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएगा, इधर का धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएगा। उसके बाद 2
फुल्ली फंक्शनिंग स्टारफिश हो जाएगा, यानी कि पूरा। इसको तो यहाँ पर हम लोग बस 2 टुकड़ा किए, यहाँ 3 टुकड़ा कीजिएगा तो 3 टुकड़ा में निकल जाएगा। खंडन के जैसे ही है लेकिन खंडन से अलग है, ये कट जाएगा, टूट जाएगा, अपने से होता नहीं है, मतलब अपने से टूटता नहीं है। जैसे कि स्टारफिश है, ठीक है, कोई मछली आया, स्टारफिश को खा गया, आधा खा कर छोड़ दिया, तो जो बच गया वहाँ से रीजनरेशन हो जाएगा। स्टारफिश है, अब वहाँ से कोई पानी जहाज गुजरा और इसको 2-3 टुकड़ा में करके चल गया, गलती से उसका जो फैन रहता है उसे लग गया, 2-3 टुकड़ा हो गया, तो वहाँ से फिर निकल जाएगा। ये सोचिए हम लोग का भी ऐसे ही रहता तो काट देते, यहाँ से ऊपर नया हल्धर से ही निकल जाता, नीचे नया, दोनों ट्यूशन पढ़ाते, कोचिंग पढ़ाते, वीडियो बनाते, डुप्लीकेट, मज़ा आ जाता। और यहाँ पर देखिए प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इसका, ये देखिए इसका तो आँख कान भी है, ये क्या है, आँख, ठीक है, ये इसका बॉडी हो गया। इसको यहाँ पर अगर हम लोग 2 टुकड़ा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से 1 टुकड़ा यहाँ पर हो गया, चलो 3 टुकड़ा ही कर देते हैं, फिर 1 टुकड़ा यहाँ पर हो गया, 1 टुकड़ा यहाँ पर हो गया, 3 टुकड़ा, तो तीनों टुकड़ा से नया नया ये प्लेनेरिया, नया नया प्लेनेरिया निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरीके से नया होकर पूरा, उसके बाद 2 अलग अलग प्लेनेरिया बन जाएगा। रीजेनरेशन हो रहा है दोबारा, जैसे कि छिपकली का पूंछ रीजेनरेट होता है। छिपकली का पूंछ आप काट दीजिएगा या कट जाएगा किसी कारणवश, या कभी कभी वो खुद काट देता है तो दोबारा वहाँ से पूंछ निकल जाता है, तो सेम है यहाँ पर दोबारा, लेकिन छिपकली का बस पूंछ रीजेनरेट होता है, लेकिन स्टारफिश, प्लेनेरिया ये सब पूरा शरीर बना देता है दोबारा। अगला है हमारा चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, और नवोदित, दोनों हिंदी टर्म ही है, मुकुलन नवोदित। आपका बुक में मुकुलन दिया गया है और कहीं कहीं पर नवोदित भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जीव के शरीर पर कली जैसा उभार बनता है, बड यानी कि कली, बड को ही कली कहते हैं, इंग्लिश में इसलिए बडिंग कहा जाता है। कली जैसे ये देखिए, ये क्या है, कली जैसे निकल रहा है, यहाँ से फूल निकलेगा थोड़ी देर में, ये देखिए फूल निकल रहा है, एक्चुअल में फूल नहीं है, ये हाइड्रा है, लेकिन यहाँ पर कली के जैसे बनेगा इस तरीके से, फिर वहाँ से नया हाइड्रा बन जाएगा। फिर कली एक नए व्यक्ति के रूप में विकसित होगा, नया जीव बनाएगा। इसके बाद यह माता पिता से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है, यानी कि स्वतंत्र जीव बन जाता है, जैसे हाइड्रा और यीस्ट। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये पेरेंट हाइड्रा है, यहाँ से एक इसका छोटा सा यहाँ पर कली निकला, यानी कि बड निकला, बड के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बड बड़ा हुआ, चलो फिर और बड़ा हो गया, अब ये पूरा इतना बड़ा हो गया है कि अपना माँ बाप यानी कि इसे जो इसका पेरेंट है इससे अलग हो जाएगा तो फिर जिंदा रह जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल अलग हो गया। अलग होने के बाद ये अपना मौज करेगा उधर। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, नए जीव का जनन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कली के थ्रू से यहाँ पर, इसलिए इसको बडिंग कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको मुकुलन कहा जाता है। आपका एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है कि हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है, तो मुकुलन या नवोदित याद कर लीजिएगा आप, ये काफ़ी ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर कायिक प्रवर्धन ये पेड़ पौधों को लेकर है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था गुलाब का, काट दिए उसका डाली लगा दिए तो जी गया, वो कायिक प्रवर्धन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसे कोई भी एक पार्ट से नया जीव बन रहा है तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। थेथर का पेड़ हो गया, ठीक है, काफ़ी खेत के आसपास रहता है, और बहुत सारा फ्लावर भी है कुछ जो डंटा लगा देने से निकल जाता है, तो सब ये वेजिटेटिव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ता से भी नया जीव यानी कि नया पौधा बनता है। यहाँ पर देखिए बड यानी कि कली निकलेगा, कली से नया पौधा बन जाएगा। इसको कोई लोग विद्या पत्ता कहता है, कोई लोग पत्थर पत्ता, बट इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका नाम है ब्रायोफिलम, साइंटिफिक नेम है। तो देखिए कायिक प्रवर्धन, इस विधि में पौधे के वनस्पति भागों जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे जड़ों से डालियां, शकरकंद, तने से आलू,
अदरक, पत्ती से ब्रायोफिलम। यहाँ पर देखिए ये पत्ता से पौधा बनता है, इस पत्ता का नाम है यानी कि इस पौधा का नाम है ब्रायोफिलम। बेगोनिया प्लांट को भी हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वनस्पति प्रसार द्वारा। वनस्पति प्रसार यानी कि कायिक प्रवर्धन, यानी कि इंग्लिश में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, द्वारा उत्पादित पौधे बीज से उत्पन्न पौधों की तुलना में पहले फूल और फल देते हैं। यह उन पौधों के प्रसार में भी मदद करता है जो बीज पैदा नहीं करते हैं, जैसे गुलाब, चमेली, केला। देखिए केला, चमेली, गुलाब, ये सभी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव होता है, कायिक प्रवर्धन। गुलाब लगाना है, गुलाब का डाली काट के लगा दिए। केला लगाना है, केला का जो तना होता है या एक छोटा सा केला का पौधा है उसको काट दिए जड़ के साथ, फिर लगा दिए, हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बीज से पौधा बना रहे हैं तो बीज से पौधा निकलेगा, पौधा बड़ा होगा, पौधा मेच्योर होगा, बड़ा होगा, उसके बाद वो फल देगा। लेकिन अगर आप कायिक प्रवर्धन से पेड़ पौधा बना रहे हैं तो तुरंत हो जाएगा, मतलब फल तुरंत देगा। जैसे कि आम, ठीक है, आम का जो पेड़ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आम का गुठली को लगाएंगे, गुठली लगाएंगे, पेड़ बड़ा होगा, फिर वहाँ पर आम फलेगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, उसका डाली को लगाएंगे, जल्दी हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि एक हाथ का पेड़ है आम का और एकदम फल रहा है, 2-3 फल उसमें लदा हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आम का डाली लगाने से कैसे होगा, ठीक है। तो आम का डाली को दूसरे तरीके से उसको हम लोग कलम करके लगा सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कलम करेंगे तो कायिक प्रवर्धन का ही एक टाइप है कलम करना भी। कलम कर देंगे तो जो पौधा आएगा वो मेच्योर पौधा ही आएगा, फिर उसको लगाएंगे ज़मीन पे, अगले साल ही मंजरना, अगले साल ही फल देना शुरू हो जाएगा। तो इस काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है इससे। वनस्पतिक प्रसार कृत्रिम रूप से कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग आदि द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने कलम वर्ड यूज किया वो उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, या कटिंग करके भी हम लोग, जैसे गुलाब का कटिंग कर दिए, लगा दिए, इजी हो गया। अगले जब नया डाली वहाँ से निकलेगा उसी वक्त वो फूल देने लगेगा, तो मज़ेदार है, जल्दी से हो जाता है हमारा काम। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ब्रायोफिलम पत्ता से नया पौधा बनता है। अगला देखिए नेक्स्ट, बीजाणु निर्माण। बीज अलग है, बीजाणु अलग है। बीज थोड़ा साइज में बड़ा होता है, बीजाणु बहुत ही छोटा होता है, उसको हम लोग ऐसे खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं। अगर वो बंडल में एकदम बहुत ज़्यादा है तो ही देख पाएंगे, पाउडर जैसा रहता है, ठीक है, बिल्कुल महीन, बहुत छोटा पाउडर के जैसे रहेगा, बिल्कुल महीन। तो बीजाणु निर्माण, इसको आपका जो बुक है उसमें बीजाणु समसंग दिया गया है, बस वही चीज़ है बीजाणु निर्माण। इस विधि में स्पोरेंजिया नामक संरचनाएं छोटी कोशिकाएं उत्पन्न करती है जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। जब बीजाणु किसी नम सतह के संपर्क में आते हैं तो यह नए व्यक्ति यानी कि नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकस, पेनिसिलियम इत्यादि। अब देखिए मैंने कहा कि बीजाणु अलग है, बीज बड़ा होता है साइज में, बीजाणु बहुत ही छोटा होता है। ये एक यहाँ पर फंगी दिया गया है, ठीक है, इसका ये हो गया ये हाइफी। अब यहाँ से एक ब्रांच आएगा और यहाँ पर स्पोरेंजिया बनाएगा। स्पोरेंजिया मतलब गुब्बारा के जैसा, जहाँ पर बहुत सारा स्पोर रहेगा। स्पोर बीजाणु रहेगा, बीजाणु को इंग्लिश में स्पोर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा स्पोर रहेगा, एक फल के जैसे रहेगा, ठीक है, फल के जैसे रहेगा, फल के अंदर बहुत सारा स्पोर रहेगा, बीजाणु रहेगा, बहुत सारा बीजाणु रहेगा। और जब स्पोरेंजिया फट जाएगा तो यहाँ से बहुत सारा स्पोर रिलीज होगा, स्पोर। और ये स्पोर बहुत हल्का रहता है, थोड़ा सा हवा चलेगा पूरा फैल जाएगा, और हल्का सा भी नमी मिला तो बस वहाँ से नया प्लांट बनाएगा, चाहे वो जिसका भी स्पोर हो। अगर एल्गी का है तो एल्गी का बनाएगा, अगर वो फंगी का है तो फंगी का बनाएगा, जिसका भी है बनाने शुरू कर देगा। बीज के जैसे ही रहता है फंक्शन, लेकिन बीज नहीं है, वो अलग है, ठीक है। जैसे बीज को हम लोग रख देंगे, पानी डाल देंगे तो नया पौधा बना देगा, उसी तरीके से बीजाणु को भी रख देंगे, पानी डाल देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, वो नया पौधा बना देगा। तो यहाँ पर हमारा आई थिंक कंप्लीट हो चुका है प्रजनन के प्रकार, ठीक है। तो अगला हम लोग ये सब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि लैंगिक प्रजनन प्रणाली क्यों आवश्यक है,
अलैंगिक से तो काम चल ही जा रहा था, जिससे कि जितने भी बडिंग है या हाइड्रा है वो सब बडिंग से रिप्रोड्यूस हो रहा है। गुलाब काट के लगा दे रहे हैं तो हो जा रहा है, स्टारफिश रीजनरेशन कर रहा है, लेकिन भी लैंगिक जनन का आवश्यकता है। क्यों? उसके बाद हम लोग मनुष्य में देखेंगे, फिर पेड़ पौधों में देखेंगे, ये पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है नोट, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।